वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है अ मूव दैट एंडेंजर्स द राइट टू वोट। तो हम जैसा कि देखते आ रहे हैं कि ईसीआई का है कि हम आधार कार्ड को जी वोटर कार्ड के साथ लिंक कर देते हैं तो उससे काफ़ी अच्छे से वोटिंग हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जितने वोटर्स हैं एक्चुअल जेन्युइन वोटर्स हो जाएंगे, हम इलेक्टोरल रोल्स क्लीन अप कर पाएंगे। पर इसमें क्या इश्यूज रेज हो रहे हैं कि मास डिस इनफ्रेंचाइजमेंट, क्योंकि हर एक बंदे के जो मतलब हमने आगे भी जब 2015 में ये करने की कोशिश करी थी यहाँ पे स्टेट्स में, तो क्या हुआ था कि मिलियंस ऑफ वोटर जो थे वो रॉन्गफुली रिमूव कर दिए गए थे, क्योंकि हर एक सबकी आसानी से लिंक होता नहीं है आधार कार्ड का। मैनी वर फाउंड आउट दैट दे वर रिमूव्ड ऑन इलेक्शन डे। कोएर्सिव इम्प्लीमेंटेशन, तो जो प्रोसेस है वो ट्रूली वॉलंटरी नहीं है, क्योंकि अब 6B फोर्स कर रही है वोटर्स को कि अपना आधार कार्ड दे और क्लेम करें या फिर कहें कि हमारे पास है ही नहीं। फिर 66 करोड़ जो आधार कार्ड नंबर्स हैं वो ऑलरेडी सीडेड हैं थ्रू कोएर्सिव और ओपेक डाटा प्रैक्टिसेस, तो बेसिकली हर जगह पे वो इम्पॉर्टेंट कर ही देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनएक्सेसिबिलिटी, तो जो सिटीजन्स हैं जो आधार कार्ड नहीं प्रोवाइड कर सकते, अब उनको ईआरओ के पास जाना पड़ेगा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास। तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा एल्डरली के लिए या माइग्रेंट डिसेबल्ड जो लोग हैं जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं। कोई क्लियर अपील प्रोसेस नहीं है, कोई सिंपल टाइम बाउंड वे ही नहीं है जिससे वोटर की जस्टिफिकेशन मांगी जा सके, या फिर वोटर अपना जो है कि अगर उसकी अपील रिजेक्ट हो रही है तो वो उसके लिए अपील कर सके। आधार इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो सबसे पहली बात जो आधार कार्ड है वो सिर्फ वो रेजिडेंस का ही प्रूफ है, सिटीजनशिप का नहीं है। तो इस तरह अगर हम उसको वोटर आईडी के साथ लिंक कर देते हैं तो वो इलेक्टोरल फ्रॉड रुकेगा नहीं, उल्टा नॉन सिटीजन्स भी रोल में ऐड हो जाएंगे। वॉयलेशन ऑफ प्रिवेसी एंड सर्विलेंस रिस्क, तो वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक करना वोटर प्रोफाइलिंग, मास सर्विलेंस, इन सब का कारण बन जाएगी। पॉलिटिकल टारगेटिंग होने लग जाएगी, रूलिंग पार्टी के पास रिकॉर्ड्स आने लग जाएंगे कि अच्छा इतनी वुमेन इधर से, ये इधर से, मतलब ऐसे इतने लोग ये वाले वोट कर रहे हैं। जो डीपीटीपी एक्ट है 2023 वो गवर्नमेंट को स्वीपिंग एग्जेम्पशंस भी दे रहा है, इनेबलिंग द मिसयूज। इसलिए नेक्स्ट हमारे पास है अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस। तो ईसीआई की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, यूआईडीएआई जो वो गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, तो अगर इलेक्टोरल डाटा यूआईडीएआई के साथ शेयर होगा तो ईसीआई की इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। फॉल्टी आधार डाटाबेस, तो कैग की जो रिपोर्ट है उसने सीरियस फ्लॉज दिखाया आधार डाटा में, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट आईडीज, इनवैलिड बायोमेट्रिक्स, इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो इस कारण कितने सारे लोग तो जब उनका आधार कार्ड लिंक ही नहीं हो पाएगा तो वो वोट ही नहीं दे पाएंगे। बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या रहेंगे कि हम डोर टू डोर बीएलओ जाके वेरीफाई करें, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हों, रॉबस्ट ग्रीवियंस रिडेसल सिस्टम हो हमारे पास। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, चाहे टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो भी। कंक्लूजन यही है कि जो आधार वोट लिंकेज है वो अनरिलायबल है और कुछ कितने लोगों को एक्सक्लूड कर सकती है, इन्वेसिव है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास एक्सप्लोरिंग इंडियाज पोटेंशियल इन द आर्कटिक रीजन। तो अब इसमें क्या बात हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण, शिफ्टिंग ग्लोबल डायनामिक्स, ये कंट्रीज़ को ट्रेड रूट्स के बारे में सोचने को मजबूर कर रही हैं। तो वैसे ही अब जैसे 12.2% पर डिकेड से आर्कटिक सी का जो आइस है वो जब श्रिंक कर रहा है तो वो एक न्यू ट्रेड रूट ओपन कर रहा है। एनएसआर जो है वो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करेगा, फास्टर और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड रहेगा। तो इंडिया को एनएसआर को सिर्फ एक इकोनॉमिक पाथ की तरह नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा। इंडियाज़ आर्कटिक एंगेजमेंट, तो हमारा एक हिमाद्री रिसर्च बेस भी है आर्कटिक में, हमने स्वालबर्ड ट्रीटी भी साइन कर रखी है 1920 में। हमारा सिर्फ वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग नेशंस है जिनका एक एक्टिव रिसर्च बेस है आर्कटिक में। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी शिफ्ट नीडेड। तो 2022 की जो आर्कटिक पॉलिसी है उसकी फोकस एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए शिप बिल्डिंग और आइस ब्रेकिंग फ्लीट्स के लिए, मैरीटाइम डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग और आर्कटिक नेविगेशन कैपेबिलिटीज़ में। कॉल फॉर ग्लोबल कॉपरेशन, तो इंडिया को पुश करना चाहिए मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, अपॉइंटिंग अ पोलर एम्बेसडर। फिर आर्कटिक सर्कल जो इंडिया फोरम है
May 3-4 2025 को होगा, वो की होगा टू एडवांसिंग डायलॉग फ्रॉम एशिया इंडिया पर्सपेक्टिव, बैलेंसिंग ट्रेड एम्बिशंस विद क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो आर्कटिक कारो का शिपमेंट है वो 45,000 टन से 37.9 मिलियन टन तक बढ़ चुका है, और 2024 में 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेशोल्ड को भी इसने ब्रीच कर दिया है। क्लाइमेट कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं, तो इंडिया को कमर्शियल इंटरेस्ट और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन साथ सोच के चलना चाहिए। नेविगेटिंग ग्लोबल अलायंसेस, तो रशिया एक नेचुरल एनएसआर पार्टनर है आर्कटिक एक्सपीरियंस के कारण, तो इंडिया रशिया एनएसआर वर्किंग ग्रुप हम फॉर्म ड्यूरिंग मोदी पुतिन समिट, देन चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर कुड कनेक्ट टू आर्कटिक पोर्ट्स। तो अगर हम रशिया के साथ अलाइन करते हैं तो वो एक तरह से चाइना को इनडायरेक्ट सपोर्ट है, और अगर हम यूएस के साथ अलाइन करते हैं तो हमें रशिया की सपोर्ट मिलना कम है। तो हमें एक बैलेंस डिप्लोमेसी लेके चलनी पड़ेगी हर एक के साथ, यूएस, रशिया, जापान और साउथ कोरिया के साथ, अगर हम अपने आर्कटिक के इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि इंडिया के लिए आर्कटिक एम्बिशंस अपनी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, उसे बहुत सोच के दोनों तरफ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 69 ऑफ द BNS इज रिडंडेंट। तो बेसिकली इसमें क्या बात करी जा रही है कि जो BNS भारतीय न्याय संहिता का हमारा सेक्शन 69 है वो मतलब ज़रूरी नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो रिडंडेंट मतलब कि दोबारा वो चीज़ लिखी गई है जबकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें क्या होता है कि ये क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बेस्ड ऑन अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो अब इसमें लीगल रिडेंडेंसी क्या है कि जो सेक्शन 69 है वो कोई डेफिनेशन रेप या कंसेंट की चेंज नहीं कर रहा है, जो सेक्शन 63 और 28 में ऑलरेडी कवर्ड है उसके अलावा कोई डिफरेंट नहीं है, बल्कि जो मतलब पनिशमेंट है वो उल्टा ही कम कर रहा है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी इतना वो हो जाता है कि जब जजमेंट पास करते वक्त कौन सी देखी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आज तक के भी केसेस में क्या रहा है कि जो फॉल्स प्रॉमिस इज नॉट इक्वल टू रेप, जब तक कि इंटेंशन वो नहीं थी कि हमने शादी नहीं करनी। लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप्स हैं विद सेक्सुअल कंसेंट मे नॉट अमाउंट टू रेप अगर वो दे वर नॉट प्योरली बेस्ड ऑन अ प्रॉमिस। तो अगर वुमेन वॉज ऑलरेडी मैरिड सच कंसेंट डज नॉट फॉल अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। देन लीगल ओवरलैप एंड इश्यूज विद 69 क्या है कि एक तो पनिशमेंट जो है वो अप टू 10 years है फॉर डिसीटफुल सेक्स विदाउट कॉलिंग इट रेप, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद सेक्शन 63, नो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज इन सेक्शन 69 टू ओवरराइड द जर्नल प्रोविजंस ऑफ रेप लॉ। और ये जो ओवरलैप है वो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो कर रहा है वॉयलेट, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी नहीं आ रही है। अब कौन सा लॉ को फुलफिल करा जाए? सजेस्टेड वे फॉरवर्ड क्या है कि कोर्ट्स को FIRs जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं इन सच केसेस बेस्ड ऑन अर्लियर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। देन पुलिस शुड कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर फाइलिंग चार्ज इन सच केसेस। तो इससे क्या हो पाएगा कि इस लॉ का मिसयूज अवॉइड किया जा सकता है। फाइनल ऑब्जर्वेशन यही है कि हम बिना मॉडिफाई करे कोर डेफिनेशन ऑफ रेप एंड कंसेंट हम सेक्शन 69 को इज रिडंडेंट एंड अनसस्टेनेबल इन द लीगल फ्रेमवर्क, और ये ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है रादर देन क्लैरिटी। थैंक यू।